इस देश की पहचान तेरे ज्ञान से है ये बहुजन महान। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। साथियों, बाबा साहेब की पावन धरती पर मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। काशीराम की पावन धरती पंजाब पर मेरा पालन पोषण हुआ और रविदास जी की पावन धरती पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई उत्तर प्रदेश में, और बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती पर मेरा विवाह संपन्न हुआ। तो मैं अपने आप को 24 कैरेट मानवतावादी और 24 कैरेट अंबेडकरवादी कहती हूँ। मंच पर आसीन एवं सभागार में बैठे समस्त मानवतावादी लोगों का मैं कामना जगन्नाथ दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आज इस देश की सबसे ज्वलंत समस्या मनुस्मृति बनाम संविधान पर आप लोग के समक्ष इस सच्चाई को पेश करती हूँ। परंतु उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं उनको दिल से, उन माननीय आदरणीय अनिरुद्ध सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मुझे ये सम्माननीय मंच मिला। कृपया करके आप लोग जोरदार ताली बजाइए सर। साथियों, मैंने अपने पति से बगावत करके मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और जब जब इस देश में क्रांति हुई है और जो क्रांतिवीर प्रज्ञा सूर्य जितने महान लोग पैदा हुए इस धरती पर, उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने घरों से सबसे पहले बगावत की। चाहे वो महात्मा फूले हों जिन्होंने अपने पिता से बगावत की थी, चाहे वो सुश्री कुमारी मायावती जी हों जिन्होंने अपने पिता से बगावत की थी, और उसी तरीके से आज मैं अपने पति से बगावत करके यहाँ पर खड़ी हूँ आज आप सबके समक्ष। और आज मुझे एक बात जरूर बोलनी है कि मुझे इस मंच पर आकर के थोड़ा सा दुख इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे ज्यादा कम मुझे दिख रहा है। गिनती से 7-8 महिलाएं होंगी यहाँ पर, जबकि बाबा साहब ने कहा था, आई मेजर द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय मेजर द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन प्रेजेंट इन दैट सोसाइटी। आप अकेले पुरुष समाज से इस देश का निर्माण नहीं कर सकते, आप कभी भी जो है अपने आप को विकसित नहीं कर सकते जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये हर चीज पर लागू होता है। साथियों, कुछ रिसर्च मैंने की और मैं 3 दिन से उस रिसर्च को लिख रही थी और मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती थी। ये मेरे विचार हैं और जो मैं समाज में रह करके ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ 2014 के बाद से क्या हो रहा है, उससे मुझे रातों को नींद नहीं आती, मैं परेशान रहती हूँ। मनुस्मृति बनाम संविधान का जब मुझे टॉपिक मिला तो मैंने यही जो है मेन जड़ है इस पूरे समाज की, इस पूरे देश की, जो मनुस्मृति है। क्योंकि साथियों, मनुस्मृति वो मनुस्मृति जिसने इस देश को हजारों साल पीछे धकेल दिया और जाति और धर्म के नाम पर इस देश के अनगिनत टुकड़े कर दिए। जी हाँ, वो मनुस्मृति जिसे कुछ अतार्किक और कट्टर रूढ़िवादी लोग धर्मशास्त्री ग्रंथ भी कहते हैं, जिसमें सदियों से सड़ांध मार रही सड़ी गली मान्यताएं विद्यमान है, आत्मा, शरीर एवं मन तक को झकझोर देने वाली सोच मौजूद है, इंसानियत और भाईचारे को शर्मसार करने वाले काले अध्याय लिखे गए हैं, वर्ण व्यवस्था में स्वयं को सबसे ऊपर रखने वाले, मुफ्त की रोटी खाने वाले, पूरी शिक्षा, पूरे संसाधनों पर केवल स्वयं का कब्जा समझने वाले, महिलाओं एवं शूद्रों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने वाले काले खंड डाले गए हैं। मनुस्मृति एक ग्रंथ नहीं अपितु कठोर नियम, कानून एवं दंडा विधान वाला, इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाला एवं मनुवादियों द्वारा देश में छत्र शासन करने की नियति से हजारों सालों से चलाया जा रहा सोचा समझा घोर षड्यंत्र है। ये भारत की प्रकृति में घोला जा रहा जहर है ये, और आज इस जहर का ये परिणाम है कि इस देश में दलित शूद्र राष्ट्रपति तो बन सकता है पर एक दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, एक दलित शूद्र मुख्यमंत्री बन सकता है परंतु एक दलित मूछ नहीं रख सकता, एक दलित शूद्र महिला मुख्यमंत्री बन सकती है परंतु रोड पर अकेले खुली हवा में सांस नहीं ले सकती, मंदिर नहीं जा सकती। आए दिन मनुवादी ताकतवर गुंडे गंदी नियत का एवं बदले की भावना का शिकार होती हैं हमारी शूद्र महिलाएं। सिर्फ शूद्र नहीं,
शूद्र, अतिशूद्र, अछूत जिनको कहा गया, वो सभी आज भी उन महिलाओं के साथ बस से बदतरता की कंडीशन बनी हुई है। प्रत्येक दिन 15 मामले दर्ज होते हैं। एनसीआरबी का डेटा है, प्रत्येक दिन 15 मामले दर्ज होते हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये मामले और भी अधिक होते हैं, परंतु लोक लज्जा के डर से या घर परिवार की मर्यादाओं के डर से, पुलिस की निष्क्रियता के कारण ये मामले दर्ज नहीं हो पाते। आज इस मनुवादी जहर ने पूरे के पूरे मणिपुर को निगल लिया। उस दिन सिर्फ मणिपुर की महिला को नग्न नहीं किया गया था, इस देश की हर एक महिला को नग्न किया गया था। इस देश के संविधान को नोचा गया था, सिर्फ महिलाओं के कपड़ों को नोचा नहीं गया था। मनुवादी जहर ने इस देश के ठेकेदारों में इतना जहर भर दिया कि आज वो हाथों में नंगी तलवारें लेकर के रोड पर इकट्ठे होकर गीदड़ों के झुंड में छुट्टे सांडों की तरह खुले छोड़ दिए गए और जाकर के एक सांसद के घरों में हमला करते। ये है आज की सरकार, लेकिन सरकार मौन है। मणिपुर पर भी मौन है। क्यों? सवाल उठता है। सवाल पूछिए, आपको हक दिया बाबा साहब ने सवाल पूछने का, बोलने का। गूंगों को जुबान दी। आप लोग कब तक शांत बैठे रहेंगे? जय भीम बोलने पर जीभ काट देना, जान ले लेना, बलात्कार कर देना, गाय के नाम पर बुजुर्गों को बर्बरता से मारना। अब तो वर्दी वाले गुंडे जगह जगह नंगा नाच कर रहे हैं, हैवानियत कर रहे हैं, चुन चुन करके दलितों को, शूद्रों की, अतिशूद्रों की महिलाओं का रेप कर रहे हैं और सरकार मौन है। को, सांसदों को, विधायकों को मंदिर पहुंच, पहली बात तो एंट्री नहीं हो, और अगर एंट्री हो तो उसके बाद सफाई करवाई जाए। ये है इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई हिंड्रेंस है तो वो जातिवाद है। अंबेडकर जयंती पर जानबूझ करके चुन चुनकर नौजवान युवाओं को पीटा गया, गोलियां मारकर भून दिया गया और मनुवादी सरकार मौन रही। इन गुंडों के 60,000 संगठन सक्रिय होकर दिन रात गरीबों, शोषितों और वंचितों पर तांडव कर रहे हैं। 60,000 जो गुंडागर्दी, 60,000 जो दल आज गुंडागर्दी को उतारू हैं, उनमें से एक दल ने अंबेडकर वाले दिन अपने 2,000 लोगों के साथ हाथों में नंगी तलवारें लेकर के उन्होंने अपने झूठे दम्भ को और अपनी डोमिनेंसी को प्रदर्शित किया ताकि हम सामने वाले को डरा सके। यह है जातिवाद। जो धर्म कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक हो, मिट्टी की तरह भुरभुरा हो, संकीर्ण अनुसूचित धारा को जिसमें मनुष्य समझ समझा जाए, जिस धर्म में गाय गोबर गौमूत्र को पवित्र समझा जाए और मानव को रौंदा जाए, जिस धर्म में मनुष्य की जीभ काटी जाए, कानों में शीशा पिघला कर डाला जाए, जिस धर्म में महिलाओं को कपड़े तक पहनने का अधिकार ना हो, पानी पीने तक का अधिकार ना हो, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने तक का अधिकार ना हो, जिस धर्म में पाखंडवाद और जातिवाद कूट कूट करके भरा हो और जिसकी भेंट सिर्फ समाज का एक बहुत बड़ा शोषित पीड़ित वर्ग जो है झेल रहा हो, तो ऐसे मनुवादी जहर को, इस कोढ़ को, इस धर्म को, ऐसी सरकार को मैं कामना जगन्नाथ लात मारती हूं और इस देश के लोगों से बोलना चाहती हूं, आह्वान करना चाहती हूं आज इस मंच से कि फाड़ दीजिए ऐसे धर्म ग्रंथों को, जला डालिए ऐसे हैवानियत भरे काले विधानों को, उखाड़ फेंकिए वो भगवा झंडा अपने घरों के ऊपर से जो एक धर्म का प्रतीक है। यही झंडा इन मनवादी गुंडों की सबसे बड़ी ताकत है। इस झंडे की आड़ में अब हाथ में तलवारें लहराई, हाथ में तलवारें लहराई। आज इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम 85% लोग इन 15% वालों के व्यापार को बढ़ा रहे हैं। क्यों आप इनके व्यापार को बढ़ाते हैं? इन्होंने मंदिर मस्जिद खोल करके व्यापारीकरण करना शुरू कर दिया। हमें संविधान ये आज्ञा देता है कि हम अपनी रख सके, हमें अपनी आस्था हम अपने घरों में रखेंगे। क्यों आप इनके व्यापारों को बढ़ाते हैं? उखाड़ फेंकिए। हमारे देश में हमारे संविधान ने हमको एक तिरंगा झंडा दिया है। 3 रंग का झंडा अपना फर 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 फहराए और इस झंडे के नीचे हर भारतीय शीश झुकाए, हर भारतीय शीश झुकाए। साथियों, कार्ल मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स, और जिसने इस देश की खूबसूरती को नेस्त नाबूद कर दिया। और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती थी अनेकता में एकता, यूनिटी इन स्ट्रेंथ। आपको जान करके हैरानी होगी, आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान हमें बताता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मानव हैं।
मानव धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। सोचिए, जिस लड़के की सिर्फ जय भीम बोलने पर जान ले ली, गुजरी होगी उस भाई, जिस भाई को उसकी शादी पर नहीं चढ़ने दिया, बेरहमी से पीटा। क्या गुजरी उस बाप पे जिसकी बेटी, जिस मूक पर लड़की के साथ आपने सामूहिक दुष्कर्म किया। साथियों, संविधान हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। संविधान सिखाता है कि इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारे हाथ, और न कभी इतने देशभक्त होना कि किसी घायल को उठाने को झंडा जमीन पर न रख सको। और इस मनुवादी जहर के खात्मे का नाम है संविधान, जो जिंदा रखे हुए है हमारा स्वाभिमान। वो संविधान, वो दस्तावेज, एक ऐसी कानून की किताब जो मनुवादियों के द्वारा दिए गए इस कोड पर चोट करता है, हम का काम करता है, जड़ी बूटी का काम करता है। वो संविधान जिसे ये मनुवादी सरकार बदलने की बात करती है। क्यों? क्योंकि संविधान समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात करता है। हमें पानी पीने से नहीं रोकता, शिक्षा लेने से नहीं रोकता, कपड़े पहनने से नहीं रोकता, हमारी जीवा को नहीं काटता, हमें घोड़ी चढ़ने से नहीं रोकता। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को आपकी जेब में नोट, एक समान वोट और न्याय के लिए कोर्ट देता है। यह है संविधान का सबसे बड़ा। ये इस मनुवादी कोड का ही नतीजा था, जिसने 9 भाषाएं, 32 डिग्रियां और 64 विषयों में पारंगत होने के बावजूद उस असाधारण व्यक्ति को पूरे बड़ौदा राज्य में कहीं घर नहीं मिला, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके फूट फूट कर रोया। और उस दिन उसने संकल्प लिया कि मैं इस देश की वो इबारत लिखूंगा जिसमें सभी बराबर होंगे, इस गैर बराबरी को मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा। ऐसे थे बाबा साहब। वो जिल्लत भरी जिंदगी उन्होंने जी, जिंदगी भर लाठियां, आपकी गालियां, आपके मार को सहन करते रहे, लेकिन जब मौका मिला कलम से बदला लेने के लिए तो उन्होंने इतना खूबसूरत संविधान लिख कर दिया हाथ में। अगर वो चाहते तो एक अपनी कलम से बदला ले सकते थे, क्योंकि 2500 सालों तक उनके लोगों के साथ इतनी ज्यादा यातनाएं दी गई, इतने ज्यादा उनको शोषित, पीड़ित और वंचित बना दिया गया। अगर वो चाहते तो वो बदला ले सकते थे, लेकिन एक भी अनुच्छेद में बदले की बू तक नहीं आती। ये है इस संविधान की तरफ मैं आपको संविधान की ताकत बताते हूं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा बुद्ध की बात है। है 70 वर्षों में आदिवासी और मुस्लिम राष्ट्रपति पिता है। ये भारत संविधान की ही ताकत है, जिसे हमें अध्यक्ष, राज्यसभा और ना जाने मंत्री, जिस प्रगति द्वारा संविधान को नाबूद किया। संविधान अगर आप संविधान गिलास पानी पी सकते, गिलास पानी तक का अधिकार आपको। वादियों के राज में परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, आवाज से अपवित्र होने वाला व्यक्ति संविधान पर होता जा रहा है। ये बाबा साहब संविधान की ताकत है। इस कोड से आजाद करने के लिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस काले को जलाया था और पूरी दुनिया में मानव को सर्वोपरि बनाया था। साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी आपका। मेरा यहां आने का मकसद यही है कि बुद्ध की धरती पर रहते हुए हम युद्ध की शरण में क्यों जा रहे हैं। बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया, और हम आज से 15 साल बाद ये देश कैसा होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम किस विचारधारा को मानेंगे। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक तरीके का धम्म है। इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीने का तरीका है। बुद्ध ये बताता है कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने और आप अपनी ड्यूटी करें। समाज में जो गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाएं। जो आज संविधान आपके सामने बनकर तैयार हुआ है उसमें बुद्ध के ही विचार हैं, उसमें महात्मा फूले के विचार हैं, उसमें आपको कर्पूरी ठाकुर के भी विचार दिखेंगे। तो ये आपको संविधान बताता है, क्योंकि महात्मा फूले के सबसे बड़े अगर कोई शिष्य रहे तो वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। साथियों, आज से ये देश 15 साल बाद कैसा होगा ये आपकी विचारधारा पे डिपेंड करता है। बुद्ध और अम्बेडकर की विचारधारा को अपनाओगे तो आने वाले भविष्य में वो तकदीर लिखोगे कि देश जो है विकसित कहलाएगा।
आने वाले तकदीर, आने वाले भविष्य में आप लोग की आंखें चौंधिया जाएंगी, ये देश इतनी तरक्की करेगा। और अगर पाखंडवाद, जातिवाद और मनुवादी विचारधारा होगे तो आगे आने वाले 10,000 सालों तक अंधे बने रहोगे, गुलाम बने रहोगे। मैं ये चाहती हूं कि आज से इस देश में जो क्रांति होगी वो आप लोग लाएंगे। जब जब यूरोपियन कंट्रीज ने अपने ऊपर से, अपने घरों से जब पाखंडवाद और जातिवाद जैसी चादर को उखाड़ फेंका, तब जाकर के वो यूरोपियन देश विकसित कहलाए। मैं बोलना चाहूंगी, मैं अपनी बात को अंत में, मैंने एक कविता लिखी थी साथियों, क्योंकि मैं जब जब बसों में ट्रेवल करती थी या मैं कहीं पर भी अपनी यूनिवर्सिटी में थी, तो मुझे बार बार एक ही मुद्दा सुनने में आता था। ये सवर्ण लोग अपना एक ही जो है हथियार बताते हैं, ये आरक्षण, आरक्षण ने इस देश को लूट लिया। तो मैंने आरक्षण के ऊपर एक कविता लिखी थी, वो मैं आप लोग के सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग को मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि सब कहते हैं कि आरक्षण ने इस देश को खत्म कर दिया, ये ऐसे सवर्ण लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें हम लोग भी दोषी हैं कि हम लोग उसका सही से जवाब नहीं दे पाते। आज मैं उसका जवाब आप लोग के सामने बोलना चाहूंगी, अब बताना चाहूंगी, और आप लोग उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं। जब भी आपसे कभी कोई आरक्षण की बात करे, आप हमेशा आंकड़ों में बात करिए, डेटा में बात करिए। चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं। चलो आज इतिहास थोड़ा सा याद करते हैं। चलो आज हमारी नहीं, तुम्हारी बात करते हैं। आज जब प्रश्न तुमने उठा ही दिया है, तो कुछ प्रश्न हम भी पूछते हैं, जो दबे हुए हैं 1000 सालों से, जी के जंजालों से लेकर मन के मालों तक, क्यों दूर तुमने कर दिया हमें अपने ही समाज वालों से। चलो चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं और सिंधु सभ्यता से शुरुआत करते हैं, और तुमसे ये फरियाद करते हैं कि आज हमारी भी तो सुन लो भाई, हमेशा तुम्हारी ही तो सुनते हैं। हिमालय से शिवालय तक, मठों से सर्वोच्च न्यायालय तक, घाटों से शमशानों तक, जंगल से लेकर मंगल मिशन तक, कुंडली मार कर बैठे हुए हो आकाश से पातालों तक। चलो चलो आज आंकड़ों में बात करते हैं। आरक्षण को थोड़ा सा टटोलते हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तुमने यूं ही नहीं उठाया है, नफरत भरे शब्दों से यूं ही नहीं चिल्लाया है, गलत फहमियों से भरे हुए हो, भेदभाव का बीज बो रहे हो। आरक्षण का आधार क्या है यह तुमको पता नहीं, बिना ज्ञान के संविधान पर उंगली उठा रहे हो। आज एक बहुजन भारत की बेटी बताएगी तुम्हें आरक्षण का आधार, ताकि तुम्हारे कर्ण पटल के खुल जाए द्वार। आरक्षण का सिद्धांत कोई दान नहीं है, आरक्षण का सिद्धांत कोई दान नहीं है, स्विस बैंक से लूटा कोई माल नहीं है। सदियों से चली आ रही तुम्हारी नीचता का प्रतिकार है ये, सर उठाकर मांगा जा रहा कानूनी अधिकार है ये। हजारों वर्षों की गुलामी, सैकड़ों लोगों की कुर्बानी, तुम्हारे जुल्मों की निशानी, करोड़ों वंचितों की जुबानी, आग उगल रही सारी कहानी, आग उगल रही सारी कहानी। बस से बदतरता की दास्तान है ये, टूटे सपने, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की पीड़ा, और बंधी हुई जंजीरों के लिए गुलिस्तान है ये। दलितों का संवैधानिक अधिकार है ये, एक सन्यासी की घोर तपस्या का परिणाम है ये। बहुजनों का अभिमान, महिलाओं का स्वाभिमान, और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब की जुबान है। हजारों सालों के जख्मों की भरपाई है ये, समाज में थोड़ी सी जगह पाने का मुकाम है ये, एक दलित की रोटी कपड़ा मकान है ये, मुख्य धारा में लाने का एक छोटा सा जरिया है ये, और तुम्हारे समीप आने का कानूनी प्रयास है। लास्ट बात जो मैं बोलना चाहती हूं, इस पर गौर करिए। जहर पिया हमने सदियों तक, जहर पिया हमने सदियों तक, फिर भी हम हैं, और रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली तुमने, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा। सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अब बचा थोड़ा बहुत आरक्षण है, उस पर भी फन मार कर बैठे हो, और पूछते बार बार यही प्रश्न हो कि आरक्षण कब तक, आरक्षण कब तक। मैं बताती हूं आरक्षण कब तक। आरक्षण तब तक जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण तब तक जब तक हम न पहुंचे तुम तक, आरक्षण तब तक मंदिर में मनुवादी जब तक, आरक्षण तब तक सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम जब तक, आरक्षण तब तक छुआछूत मिट जाए देश के हर एक कोने कोने तक, आरक्षण तब तक मैला ढोना बंद ना हो जब तक, आरक्षण तब तक बराबरी की भागीदारी ना हो जब तक। चलो चलो आज एक सौदा करते हैं, आरक्षण बदली करते हैं, को हजारों साल पीछे जाते हैं और बात यहीं पर खत्म करते हैं। एक बात तो तय है मेरे दोस्त,
कि तुम एक दिन भी उस असहनीय दर्द को झेल ना पाओगे, परंतु एक ठोकर लगते ही पल भर में आरक्षण को समझ जाओगे, पल भर में आरक्षण को समझ जाओगे। साथियों, आज देश की ये कंडीशन है कि 10% लोग 90% रिसोर्सेस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और 90% लोग बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना उनके बच्चों को नौकरियां मिल रही है और जिनको नौकरी मिली थी उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। अगर आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। और उनके लिए सबसे बड़ी ठोकर ये होगी सवर्णों के लिए, जब हम पूरे 85% लोग जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वोट का अधिकार है। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, हमारे मुस्लिम भाई, ये देश जितना उनका है उससे कई ज्यादा हमारा है। वी आर द रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो इस देश पर, इस देश के रिसोर्सेस पे, इस देश के हर एक पदों पर हमारे लोग होने चाहिए। इस देश के मानवतावादी लोग होने चाहिए। अंत में मैं बोलना चाहूंगी, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये भारत देश हम सबका है। नहीं समझी गई अगर ये बात तो नुकसान हम सबका है। जो मिल गई आकर नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो मिल गई आकर नदियां वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, एहसान सबका है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। एक शेरनी की दहाड़ थी ये दिल की पुकार थी ये, संविधान की चित्कार थी ये। अगर बहुजन नहीं संभले